टाइमलेस पॉडकास्ट प्रेजेंस सादत हसन मंटो का अफसाना उल्लू का पट्ठा, जिसे प्रोड्यूस किया है टाइमलेस अमृतसर ने और आवाज़ है भव्या कश्यप की। कासिम सुबह 7 बजे लिहाफ से बाहर निकला और गुसल खाने की तरफ चला। रास्ते में ये इसको ठीक तौर पर मालूम नहीं, सोने वाले कमरे में, सहन में या गुसल खाने के अंदर उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि वो किसी को उल्लू का पट्ठा कहे। बस सिर्फ एक बार गुस्से में या तंजिया अंदाज में किसी को उल्लू का पट्ठा कह दे। कासिम के दिल में इससे पहले कई बार बड़ी बड़ी अनोखी ख्वाहिशें पैदा हो चुकी थी, मगर ये ख्वाहिश सबसे निराली थी। वो बहुत खुश था। रात उसको बड़ी प्यारी नींद आई थी। वो खुद को बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था। लेकिन फिर ये ख्वाहिश कैसे उसके दिल में दाखिल हो गई? दांत साफ करते वक्त उसने जरूरत से ज्यादा वक्त साफ किया, जिसकी वजह से उसके मसूड़े छिल गए। दरअसल वो सोचता रहा कि ये अजीबोगरीब ख्वाहिश क्यों पैदा हुई, मगर वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। बीवी से वो बहुत खुश था, उनमें कभी लड़ाई ना हुई थी। नौकरों पर भी वो नाराज नहीं था, इसके लिए कि गुलाम मोहम्मद और नबी बख्श दोनों खामोशी से काम करने वाले बहुत अच्छे नौकर थे। मौसम भी निहायत खुशगवार था। फरवरी के सुहाने दिन थे जिनमें कुंवारेपन की ताजगी थी। हवा और हल्की हल्की सर्दी थी। दिन छोटे और रातें लंबी थी। नेचर का तवाजुन बिल्कुल ठीक था और कासिम की सेहत भी खूब थी। समझ नहीं आता था कि किसी को बगैर वजह की उल्लू का पट्ठा कहने की ख्वाहिश उसके दिल में क्यों पैदा हो गई। कासिम ने अपनी जिंदगी के 28 बरसों में कितने लोगों को उल्लू का पट्ठा कहा होगा, और बहुत मुमकिन है कि इससे भी कड़े लफ्ज उसने बास मौकों पर इस्तेमाल किए हों और गंदी गालियां भी दी हों। मगर उसे अच्छी तरह याद था कि ऐसे मौकों पर ख्वाहिश बहुत पहले उसके दिल में पैदा नहीं हुई थी, मगर अब अचानक तौर पर उसने महसूस किया था कि वो किसी को उल्लू का पट्ठा कहना चाहता है। मगर ये ख्वाहिश लम्हा ब लम्हा शिद्दत इख्तियार करती चली गई, जैसे उसने अगर किसी को उल्लू का पट्ठा ना कहा हो तो बहुत बड़ा हर्ज हो जाएगा। दांत साफ करने के बाद उसने छिले हुए मसूड़ों को अपने कमरे में जाकर आईने में देखा, मगर देर तक उनको देखते रहने से भी वो ख्वाहिश ना दबी जो एकदम से उसके दिल में पैदा हो गई थी। कासिम बहुत सोचने वाला आदमी था। वो बात के तमाम पहलुओं पर गौर करने का आदी था। आईना मेज पर रखकर वे आराम कुर्सी पर बैठ गया और ठंडे दिमाग से सोचने लगा। मान लिया कि मेरा किसी को उल्लू का पट्ठा कहने का जो चीज चाहता है, मगर ये कोई बात तो ना हुई। मैं किसी को उल्लू का पट्ठा क्यों कहूँ? मैं किसी से नाराज भी तो नहीं हूँ। ये सोचते सोचते उसकी नजर सामने दरवाजे के बीच में रखे हुए हुक्के पर पड़ी। एकदम उसके दिल में ये बातें पैदा हुई। अजीब वाहियात नौकर है, दरवाजे के ऐन बीच में ये हुक्का टिका दिया है। मैं अभी इस दरवाजे से अंदर आया हूँ, अगर ठोकर से भरी चिल्लम गिर पड़ती तो खामखा मेरा पैर जलना शुरू हो जाता, और साथ ही कालीन भी। उसकी जी में आई कि गुलाम मोहम्मद को आवाज दे। जब वो भागा हुआ उसके सामने आ जाए तो वो भरे हुए हुक्के की तरफ इशारा करके उससे सिर्फ इतना कहे, तुम मेरे उल्लू के पट्ठे हो। मगर उसने फिर ये सोचा कि ये बिगड़ना अच्छा मालूम नहीं होता। अगर गुलाम मोहम्मद को बुलाकर उल्लू का पट्ठा कह भी दिया तो वो बात पैदा ना होगी, और फिर उस बेचारे का कोई कसूर भी तो नहीं है। मैं दरवाजे के पास बैठकर ही तो हर रोज हुक्का पीता हूँ। चुनांचे वो खुशी जो एक लम्हे के लिए कासिम के दिल में पैदा हुई थी कि उसने उल्लू का पट्ठा कहने के लिए एक अच्छा मौका तलाश कर लिया, गायब हो गई। दफ्तर के वक्त में अभी काफी देर थी, पूरे 2 घंटे पड़े थे। दरवाजे के पास कुर्सी रखकर कासिम अपने मामूल के मुताबिक बैठ गया और हुक्का नोशी में मशरूफ हो गया। कुछ देर तक वो सोच विचार किए बगैर हुक्के का धुआं पीता रहा और धुएं के इंतशार को देखता रहा। लेकिन जो ही वो हुक्के को छोड़कर कपड़े तब्दील करने के लिए साथ वाले कमरे में गया तो उसके दिल में वही ख्वाहिश नई ताजगी के साथ पैदा हो गई। कासिम घबरा गया। भाई हद हो गई, उल्लू का पट्ठा! मैं किसी को उल्लू का पट्ठा क्यों कहूँ? और अगर मैंने किसी को उल्लू का पट्ठा कह भी दिया तो क्या होगा? कासिम दिल ही दिल में हंसा। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ये ख्वाहिश जो उसके दिल में पैदा हुई है बिल्कुल बेहुदा और बेसिर पैर की है, लेकिन इसका क्या इलाज था कि दबाने पर भी वो और भी ज्यादा उभर आती थी। कासिम अच्छी तरह जानता था कि वो बगैर किसी वजह के उल्लू का पट्ठा ना कहेगा, मगर कहीं ऐसा ना हो कि ये ख्वाहिश सदियों तक उसके दिल में तिलमिलाती रहे। शायद इसी एहसास की वजह से ये ख्वाहिश जो भटकी हुई चमगादड़ की तरह उसके रोशन दिल में चली आई थी, इस कदर तड़प रही थी।
पतलून के बटन बंद करते वक्त जब उसने दिमागी परेशानी की वजह से ऊपर का बटन निचले कांच में दाखिल कर दिया तो वह झला उठा। भाई क्या हो गया? ये क्या बेहूदगी है? दीवानापन नहीं तो और क्या है? उल्लू का पट्ठा कहो, उल्लू का पट्ठा कहो, और ये पतलून के सारे बटन मुझे फिर से बंद करने पड़ेंगे। लिबास पहनकर वो मेज पर आ बैठा। उसकी बीवी ने चाय बनाकर प्याली उसके सामने रख दी और तो उस पर मक्खन लगाना शुरू कर दिया। रोजाना मामूल की तरह हर चीज ठीक ठाक थी। टोस्ट इतने अच्छे सिके हुए थे कि बिस्कुट की तरह कुरकुरे थे और डबल रोटी भी आला किस्म की थी। खमीर में से खुशबू आ रही थी। मक्खन भी साफ था। चाय की केतली बेदाग थी। उसकी हत्ती की एक कोने पर कासिम हर रोज मैल देखता था, मगर आज वो धब्बा नहीं था। उसने चाय का एक घूंट पिया। उसकी तबीयत खुश हो गई। खालिस दार्जिलिंग की चाय थी, जिसकी महक पानी में भी बरकरार रहती है। दूध भी बिल्कुल ठीक था। कासिम ने खुश होकर अपनी बीवी से कहा, आज चाय का रंग बहुत ही प्यारा है और बड़ी सलीके से बनाई गई है। बीवी तारीफ सुनकर खुश हुई, मगर उसने मुंह बनाकर एक अदा से कहा, जी हाँ, बस आज इत्तेफाक से अच्छी बन गई है, वरना हर रोज तो आपको नीम घोल के पिलाई जाती है। मुझे सलीका कहाँ आता है? सलीके वालियाँ तो वो मुई होटल की छोकरियाँ हैं, जिनके आप हर वक्त गुन गाया करते हैं। ये तकरीर सुनकर कासिम की तबीयत मुकद्दर हो गई। एक लम्हे के लिए उसकी जी में आई कि चाय की प्याली मेज पर उलट दे और वो नीम जो उसने अपने बच्चे की फुंसियां धोने के लिए गुलाम मोहम्मद से मंगवाई थी और सामने बड़े ताकचे में पड़ी थी, घोल कर पी ले। मगर उसने समझ से काम लिया। ये औरत मेरी बीवी है, इसमें कोई शक नहीं कि उसकी बात बहुत ही भोंडी है, मगर हिंदुस्तान में सब लड़कियां बीवी बनकर ऐसी भोंडी बातें ही करती हैं, बिल्कुल ऐसी अदना किस्म की बातें। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि औरतों को पूरी जिंदगी में अपनी हैसियत की खबर ही नहीं। मेरी बीवी तो फिर भी गनीमत है, यानी सिर्फ एक अदा के तौर पर ऐसी भोंडी बातें कह देती है, लेकिन उसकी नीयत नेक होती है। बाज औरतों का तो ये शियार होता है कि हर वक्त बकवास करती रहती हैं। ये सोचकर कासिम ने अपनी निगाहें उस ताकचे पर से हटा ली जिसमें नीम के पत्ते धूप में सूख रहे थे, और बात का रुख बदल कर उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, आज नीम के पानी से बच्चे की टांगे जरूर धो देना। नीम जख्मों के लिए बड़ी अच्छी होती है। और देखो, तुम मौसम्बियों का रस जरूर पिया करो। मैं दफ्तर से लौटते हुए 1 दर्जन और ले आऊंगा। ये रस तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। बीवी मुस्कुरा दी। आपको तो बस हर वक्त मेरी ही सेहत का ख्याल रहता है। अच्छी भली तो हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, दौड़ती हूँ, भागती हूँ। मैंने जो आपके लिए बादाम मंगवा रखे हैं, भाई आज 10-20 आपके जेब में डाले बगैर न रहूंगी, लेकिन दफ्तर में कहीं बांट ना दीजिएगा। कासिम खुश हो गया कि चलो मौसम्बियों के रस और बादामों ने उसकी बीवी के मसनूई गुस्से को दूर कर दिया और ये मरहला आसानी से तय हो गया। दरअसल कासिम ऐसे मरहलों को आसानी के साथ इन तरीकों से ही तय किया करता था जो उसने पड़ोस के पुराने शौहरों से सीखे थे और अपने घर के माहौल के मुताबिक उनमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल कर लिया था। चाय से फारिग होकर उसने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाया और उठकर दफ्तर जाने की तैयारी करने ही वाला था कि फिर वही ख्वाहिश नमूदार हो गई। इस मर्तबा उसने सोचा, अगर मैं किसी को उल्लू का पट्ठा कह दूं तो क्या हर्ज है? अच्छा, बिल्कुल हौले से कह दूं, उल्लू का पट्ठा, तो मेरा ख्याल है कि मुझे दिली तस्कीन हो जाएगी। ये ख्वाहिश मेरे सीने में बोझ बनकर बैठ गई है। क्यों ना उसको हल्का कर दूं? दफ्तर में उसको सहन में बच्चे का कमोड नजर आया। यूं सहन में कमोड रखना सख्त बदतमीजी थी, और उस वक्त जबकि वो नाश्ता कर चुका था और खुशबूदार कुरकुरे टोस्ट और तले हुए अंडों का जायका अभी तक उसके मुंह में था। उसने जोर से आवाज दी, गुलाम मोहम्मद। कासिम की बीवी जो अभी तक नाश्ता कर रही थी बोली, गुलाम मोहम्मद बाहर गोश्त लेने गया है, कोई काम था आपको उससे? 1 सेकंड के अंदर अंदर कासिम के दिमाग में बहुत सी बातें आई। कह दूं कि ये गुलाम मोहम्मद उल्लू का पट्ठा है और ये कहकर जल्दी से बाहर निकल जाऊं? नहीं, वो खुद तो मौजूद ही नहीं, फिर बिल्कुल बेकार है। लेकिन सवाल ये है कि बेचारे गुलाम मोहम्मद ही को क्यों निशाना बनाया जाए? उसको तो मैं हर वक्त उल्लू का पट्ठा कह सकता हूँ। कासिम ने अज्जला सिगरेट गिरा दिया और बीवी से कहा, कुछ नहीं, मैं उससे ये कहना चाहता था कि दफ्तर में मेरा खाना बेशक 1:30 बजे ले आया करे। तुम्हें खाना जल्दी भेजने में बहुत तकलीफ करनी पड़ती है। ये कहते हुए उसने बीवी की तरफ देखा जो फर्श पर उसके गिराए हुए सिगरेट को देख रही थी।
कासिम को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। ये सिगरेट अगर बुझ गया और यहाँ पड़ा रहा तो उसका बच्चा रेंगता रेंगता आएगा और उसे उठाकर मुंह में डाल लेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि उसके पेट में गड़बड़ मच जाएगी। कासिम ने सिगरेट का टुकड़ा उठाकर गुसलखाने की मोरी में फेंक दिया। ये भी अच्छा हुआ कि मैंने जज्बात से मगलूब होकर गुलाम मोहम्मद को उल्लू का पट्ठा नहीं कह दिया। उससे अगर एक गलती हुई है तो अभी अभी मुझसे भी तो हुई है, और मैं समझता हूँ कि मेरी गलती ज्यादा शदीद थी। कासिम बड़ा सही और दिमाग आदमी था। उसे इस बात का एहसास था कि वो सही खुतूत पर गौर व फिक्र करने वाला इंसान है, मगर इस एहसास ने उसके अंदर बर्तरी का ख्याल कभी पैदा नहीं किया था। यहाँ पर फिर उसकी सही और दिमागी को दखल था कि वो एहसास बर्तरी को अपने अंदर दबा दिया करता था। मोरी में सिगरेट का टुकड़ा फेंकने के बाद उसने बिला जरूरत सहन में टहलना शुरू कर दिया। वो दरअसल कुछ देर के लिए बिल्कुल खाली जहन हो गया था। उसकी बीवी नाश्ता का आखिरी टोस्ट खा चुकी थी। कासिम को यूं टहलते देखकर वो उसके पास आई और कहने लगी, क्या सोच रहे हैं आप? कासिम चौंक पड़ा। कुछ नहीं, दफ्तर का वक्त हो गया है क्या? ये लफ्ज उसकी जबान से निकले और दिमाग में वही उल्लू का पट्ठा कहने की ख्वाहिश तड़पने लगी। उसकी जी में आई कि बीवी से साफ साफ कह दे कि ये अजीबो गरीब ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हो गई है, जिसका सर है ना पैर। बीवी जरूर सुनेगी और ये भी जाहिर है कि उसको बीवी का साथ देना पड़ेगा। चुनांचे यूं हंसी हंसी में उल्लू का पट्ठा कहने की ख्वाहिश उसके दिमाग से निकल जाएगी, मगर उसने गौर किया, इसमें कोई शक नहीं है कि बीवी हंसेगी और मैं खुद भी हंसूंगा, लेकिन ऐसा ना हो कि ये बात मुस्तकिल मजाक बन जाए। ऐसा हो सकता है क्या? जरूर हो जाएगा, और बहुत मुमकिन है कि अंजाम कार नाखुशगवारी पैदा हो। चुनांचे उसने अपनी बीवी से कुछ न कहा और एक लम्हा तक उसकी तरफ यूं ही देखता रहा। बीवी ने बच्चे का कमोड उठाकर कोने में रख दिया और कहा, आज सुबह आपके बरखुरदार ने वो सताया है कि अल्लाह की पनाह, बड़ी मुश्किल के बाद मैंने उसे कमोड पर बिठाया। उसकी मर्जी ये थी कि बिस्तर को ही खराब करे, आखिर लड़का किसका है? कासिम को इस किस्म की चख पसंद थी। ऐसी बातों में वो तीखे मजाक की झलक देखता था। मुस्कुराकर उसने बीवी से कहा, लड़का मेरा ही है, मगर मैंने तो आज तक कभी बिस्तर खराब नहीं किया। ये आदत उसकी अपनी होगी। बीवी ने उसकी बात का मतलब न समझा। कासिम को मुतलकन अफसोस न हुआ, इसलिए कि ऐसी बातें वो सिर्फ अपने मुंह का जायका दुरुस्त रखने के लिए किया करता था। वो और भी खुश हुआ जब उसकी बीवी ने जवाब न दिया और खामोश हो गई। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। ये लफ्ज जो हर रोज उसके मुंह से निकलते थे, आज भी अपनी पुरानी आसानी के साथ निकले और कासिम दरवाजा खोलकर बाहर चल दिया। कश्मीरी गेट से निकलकर जब वो निकलसन पार्क के पास से गुजर रहा था तो उसे एक दाढ़ी वाला आदमी नजर आया। एक हाथ में खुली हुई शलवार थामे वो दूसरे हाथ से इस्तिंजा कर रहा था। उसको देखकर कासिम के दिल में फिर उल्लू का पट्ठा कहने की ख्वाहिश पैदा हुई। लो भाई, ये आदमी है जिसको उल्लू का पट्ठा कह देना चाहिए, यानी जो सही मायनों में उल्लू का पट्ठा है। जरा अंदाज देखिए, किस बेरहमी से ड्राई क्लीन किया जा रहा है, जैसे कोई बहुत अहम काम सरंजाम पा रहा है। लानत है। लेकिन कासिम दिमाग का आदमी था। उसने जल्दीबाजी में काम ना लिया और थोड़ी देर गौर किया। मैं इस फुटपाथ पर जा रहा हूँ और वो दूसरे फुटपाथ पर। अगर मैंने बुलंद आवाज में भी उसको उल्लू का पट्ठा कहा तो वो चौंकेगा नहीं, इसलिए कि कमबख्त अपने काम में बहुत बुरी तरह मशरूफ है। चाहिए तो ये है कि उसके कान के पास जाकर जोर से नारा बुलंद किया जाए और जब वो चौंक उठे तो उसे बड़े शरीफाना तौर पर समझाया जाए कि भला आप उल्लू के पट्टे हैं। लेकिन इस तरह भी खातिर ख्वाह नतीजा बरामद ना होगा। चुनांचे कासिम ने अपना इरादा छोड़ दिया। उसी वक्त उसके पीछे से एक साइकिल आई। कॉलेज की एक लड़की उस पर सवार थी, इसलिए कि पीछे बस्ता बंधा था। आनन फानन उस लड़की की साड़ी फ्री व्हील के दांतों में फंसी। लड़की ने घबराकर अगले पहिए को ब्रेक दिया। एकदम साइकिल बेकाबू हुई और एक झटके के साथ लड़की साइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ी। कासिम ने आगे बढ़कर लड़की को उठाने में उजलत से काम न लिया, इसलिए कि उसने हादसे के रद्दे अमल पर गौर करना शुरू कर दिया था।
मगर जब उसने देखा कि लड़की की साड़ी फ्री व्हील के दांतों ने चबा डाली है और उसका बॉर्डर बहुत बुरी तरह उनमें उलझ गया है, तो वो तेजी से आगे बढ़ा। लड़की की तरफ देखे बगैर उसने साइकिल का पिछला पहिया जरा ऊंचा उठा दिया ताकि उसे घुमाकर साड़ी को व्हील के दांतों में से निकाल ले। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पहिया घुमाने से साड़ी कुछ इस तरह तारों की लपेट में आई कि इधर पेटीकोट की गिरफ्त से बाहर निकल आई। कासिम बौखला गया। उसकी इस बौखलाहट ने लड़की को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। जोर से उसने साड़ी को अपनी तरफ खींचा। फ्री व्हील के दांतों में एक टुकड़ा अड़ा रह गया और साड़ी बाहर निकल आई। लड़की का रंग लाल हो गया। कासिम की तरफ उसने गजबनाक निगाहों से देखा और भिंचे हुए लहजे में कहा, उल्लू का पट्ठा। मुमकिन है कुछ देर लगी हो, मगर कासिम ने ऐसा महसूस किया कि लड़की ने झटपट न जाने अपनी साड़ी को क्या किया और एकदम साइकिल पर सवार होकर ये जा वो जा नजरों से गायब हो गई। कासिम को लड़की की गाली सुनकर बहुत दुख हुआ, खासकर इसलिए कि वो यही गाली खुद किसी को देना चाहता था। मगर वो बहुत सही दिमाग आदमी था। ठंडे दिल से उसने हादसे पर गौर किया और उस लड़की को माफ कर दिया। उसको माफ करना ही पड़ेगा, इसलिए कि उसके सिवा और कोई चारा ही नहीं। औरतों को समझना बहुत मुश्किल काम है, और उन औरतों को समझना तो और भी मुश्किल हो जाता है जो साइकिल से गिरी हुई हो। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसने अपनी लंबी जुराब में ऊपर रान के पास 3-4 कागज क्यों अड़स रखे थे।